हेलो बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की। और इलेक्ट्रिक फील्ड एक शानदार कॉन्सेप्ट है जो फेरेडे साहब लेके आए थे। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो कॉन्सेप्ट है वो मोर और लेस नेसेसरी कॉन्सेप्ट नहीं है, वो कन्वीनियंस के लिए है। क्या है ये मुद्दा, मैं आपको बताता हूं। देखिए, ये जो डेफिनेशन है वो तो हम लोग बात करेंगे, अभी उससे पहले समझ लेते हैं कि सपोज करिए एक चार्ज हमारे पास प्लस क्यू है, प्लस क्यू चार्ज, और इसके पास एक दूसरा सा चार्ज लाते हैं, टेस्ट चार्ज। हम लोग इसे मैं टेस्ट चार्ज बोल रहा हूं। आपको मालूम है कि ये प्लस प्लस अगर दोनों हैं तो इसमें फोर्स ऑफ रिपल्शन लगता है और फोर्स की वजह से इसको ये दूर भेजने की कोशिश करता है। अब हम इसको अगर हटा लें, इसको उठा के अपनी जेब में रख लें, हटा लें, और फिर देखें कि आखिर कौन बंदा यहां फोर्स लगा रहा था, कैसे ये फोर्स लग रहा था, तो हमको कुछ नहीं दिखाई पड़ता इस एरिया में। हमें कोई भी ऐसी खुशबू नहीं आती, कोई भी ऐसा रंग नहीं दिखाई पड़ता, कोई भी टेस्ट करने की कोशिश करें जबान से तो कोई टेस्ट नहीं मिलता, यानी टेस्टलेस, स्मेललेस, कोई भी चीज नजर नहीं आती। तो आखिर इसको हटा देने पर क्या ऐसी चीज है जो इस पे फोर्स लगाती है? ये एक नेचुरल क्वेश्चन उठ रहा था साइंटिस्टों के दिमाग में। इस बात को समझते हुए फेरेडे साहब इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट लेके आए और उन्होंने बताया कि जब ये यहां नहीं रहता तो हम लोग क्या समझेंगे अब कि ये अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड एक बना लेता है, जैसे कि हम लोगों ने 11th क्लास में ग्रेविटेशनल फील्ड पढ़ा था ऐसे। और इस फील्ड में जब कोई चार्ज रखा जाता है तो ये इस पे फोर्स लगा देता है। अब देखिए, मैं क्यों कह रहा हूं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट है वो नेसेसरी नहीं है। नेसेसरी मतलब आवश्यक नहीं है, नॉट नेसेसरी, लेकिन कन्वीनियंस देता है, कन्वीनियंस देता है, यानी कि हमें सुविधा देता है, सुविधा प्रदान करता है। क्यों? क्योंकि अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड हम नहीं लगा रहे होते, मानते इस कॉन्सेप्ट को, तो भी तो इस चार्ज पे फोर्स तो लग ही रहा था। हम तो फोर्स से ही पता करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड है कि नहीं। भाई, अगर आपको पता करना है कि इस एरिया में इलेक्ट्रिक फील्ड है कि नहीं, इसको और थोड़ा सा समझिए मजे के लिए कि यहां पर कोई यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है कि नहीं, तो हम लोग एक टेस्ट चार्ज लेके आएंगे और अगर टेस्ट चार्ज को टी से लिख देता हूं, इस टेस्ट चार्ज पर कहीं पर अगर फोर्स लग रहा है तो हम बोलेंगे कि इस एरिया में इलेक्ट्रिक फील्ड है। और अगर इस टेस्ट चार्ज पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है तो इस एरिया में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। ऐसे पता करते हैं हम लोग। तो बेसिकली फोर्स लगेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, नहीं लगेगा तो नहीं है। तो यहां पर अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड ना भी कॉन्सेप्ट माने तो भी फोर्स तो इस पे लग ही रहा है, और फोर्स को हम कैलकुलेट कर सकते हैं, नाप सकते हैं, मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। तो आवश्यक नहीं था कि इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट लेके आए, लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट लेके आते हैं तो हमें सुविधा बहुत मिल जाती है। ये सुविधा आप जब हायर क्लास में जाते हैं तो और तगड़े तरीके से समझ में आती है, जहां पर दो चार्ज एक्सेलरेटेड मोशन में होते हैं और वो दोनों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकाल रहे होते हैं। तो उसकी गणना बड़ी आसानी से इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉन्सेप्ट से की जा सकती है। उसमें बहुत ज्यादा मैं नहीं घुस रहा हूं। एक छोटी सी फील्ड दे देता हूं आपको फटाफट कि सपोज करिए कि हम एक चार्ज लेके बैठे हैं, सोर्स चार्ज। सोर्स चार्ज किसे बोल रहे हैं? जो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा कर रहा है। और इस पॉइंट P पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम है कि EP कितना है। तो अब हम कोई चार्ज अगर स्मॉल q लेके आते हैं और यहां रखते हैं तो इस पे फोर्स कितना लगेगा? हम कह सकते हैं कि उस पे फोर्स लगेगा Q इंटू EP। अब दूसरी बार Q1 की जगह Q2 लेके चले आइए, कोई दूसरा चार्ज, तो फटाक से आप फिर कैलकुलेट कर देंगे EP से मल्टीप्लाई करके कि इतना चार्ज लग रहा है। यानी यहां पर हर बार कूलॉम्स लॉ के लिए Q1 Q2 नहीं करना पड़ेगा। एक बार EP निकाला और कोई भी चार्ज लेके आए, उस इलेक्ट्रिक फील्ड को Q से मल्टीप्लाई करिए, छुट्टी, मिल गया फोर्स। इसी तरह इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लीजिए, ES कह देते हैं इस पॉइंट को, और यहां पर जो भी चार्ज लेके आएंगे फटाक से इलेक्ट्रिक फील्ड, फटाक से फोर्स निकाल पाएंगे QE करके। क्योंकि किसी भी जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम हो तो हम वहां पर फोर्स की वैल्यू
QE कैलकुलेट करते हैं, अभी डेफिनेशन से आपको दिखाई पड़ेगा। तो ये बेसिक सुविधा जो बहुत अच्छी तरीके से जानदार सुविधा नहीं है लगती, लेकिन आपको समझाने के लिए इस बात का हेल्प लिया जा सकता है। और जैसे हम आगे बढ़ते हैं मतलब हायर क्लासेस में, जहां पर इंटरैक्शन एक्सेलरेटेड मोशन का चार्जेस का होता है, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट हमारी बहुत मदद करता है। तो इतनी बात हमारी समझ में आ जाती है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट है वो नेसेसरी नहीं है, लेकिन कन्वीनियंस प्रदान करता है, इसलिए उसको लाया गया फैराडे में, और इसका बहुत बड़ा रोल हमारे लिए रहा है पढ़ाई में। अब हम लोग एक बात और सोच लेते हैं कि अब हम क्या देखते थे, हम ये देखते थे कि जब भी किसी सोर्स चार्ज के पास में SC मतलब सोर्स चार्ज, कहीं ना लिखा हो तो प्लस, और कहीं पे Q0 लिखा है टेस्ट चार्ज, ये इसके पास में लाते थे तो फोर्स इस पे लगता था। बहुत अच्छी बात। अब हम सोचने की दिशा में, सोचने के तरीके में बदलाव करेंगे, और बदलाव के हिसाब से क्या पकड़ेंगे कि जब भी किसी हम सोर्स चार्ज को रखेंगे, वो अपने तरफ चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। जो पॉजिटिव चार्ज होता है इंडिपेंडेंट आइसोलेटेड, वो रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। ये सब सीखेंगे भी हम लोग, जैसे मैं एक अंदाजे के तौर पे बना रहा हूं। और इसी तरह निगेटिव होगा तो इनवर्ड, रेडियली इनवर्ड बनाएगा, यानी निगेटिव होने का मतलब ऐसे बनाएगा, रेडियली इनवर्ड, इस तरीके से, और ये आउटवर्ड। तो अगर हम कोई सोर्स चार्ज रख रहे हैं तो चारों तरफ वो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा। अब यहां पर कोई दूसरा चार्ज हम लेके आते हैं, टेस्ट चार्ज प्लस Q0, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकला, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस पे फोर्स लगेगा Q0 इंटू E, मतलब सीधे फोर्स लगेगा ये नहीं सोचना है, ये सोचना है कि सोर्स चार्ज ने पहले इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया, और इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने के बाद इस पे जो फोर्स लगा वो Q0 इंटू E लगा। सोचने के डायरेक्शन में ये परिवर्तन करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड की चलने की स्पीड हम लाइट की स्पीड के बराबर मानते हैं। जैसे ही हम कहीं चार्ज रखते हैं, लाइट की स्पीड से इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाता है, तो उसमें कोई डिले नहीं होता। डिले होने का मतलब है कि लाइट की स्पीड के बराबर उसको माने, जो कि बहुत फास्ट है। इतनी बात आप समझ गए होंगे। तो सोचने की डायरेक्शन में ये परिवर्तन रहेगा, डायरेक्ट फोर्स ना सोच के इलेक्ट्रिक फील्ड देन फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से पिक्चर में लेंगे। फटाफट हम लोग देखते हैं, क्योंकि काफी चीजें सीखनी है। और यहां पर हम लोग बात करते हैं डेफिनेशन की, जो किताबों में दी रहती है। ये डेफिनेशन आपके सामने है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं पे डिफाइन करते हैं, तो यहां देखिए नॉर्मली लिमिट लिखा हुआ है यहां पर। अब ये लिमिट बार बार हम लोग नहीं लिखते, केवल टेस्ट चार्ज के लिए है ये लिमिट। क्यों ऐसा लिखा हुआ है? देखिए ये जो Q0 होता है ये टेस्ट चार्ज है, सोर्स चार्ज नहीं है। तो ये देखिए सोर्स चार्ज है मान लीजिए Q, और Q0 हमारा ये सोर्स चार्ज है Q, और ये टेस्ट चार्ज है। तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड सोर्स चार्ज पे डिपेंड करता है, टेस्ट चार्ज पे डिपेंड नहीं करता। अब Q0 की वैल्यू टेंडिंग टू 0 लिमिट क्यों लगाते हैं? क्योंकि Q0 अगर बड़ा हो गया तो सोर्स चार्ज को भी तो रिपल्शन लगा के पीछे धकेल सकता है। तो इस वजह से इस सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन डिस्टर्ब हो जाएगा अगर Q0 बड़ा हो जाता है। तो बात पकड़ पा रहे होंगे भाई, ये Q0 बड़ा हो गया तो ये भी तो उसको डिस्टर्ब करेगा। तो सिस्टम अगर डिस्टर्ब हो जाएगा तो सही तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड की गणना या फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालना मुश्किल होगा। इसलिए हम इसको इतना छोटा रखते हैं कि केवल ये जांचने के काम में आता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड है कि नहीं, इसीलिए टेंड्स टू 0 बोल रहे हैं, इसीलिए इसको टेस्ट चार्ज बोल रहे हैं। बात पकड़ में आ गई होगी आपके, इसलिए लिमिट लगाते हैं और उसके बाद ये लिमिट लगाना बंद कर देते हैं क्योंकि हम समझ जाते हैं। बात पकड़ में आई होगी। अब यहां पर ये फॉर्मूला सीखने के बाद अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं, जहां पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पकड़ लेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, किसी आइसोलेटेड चार्ज हमारे पास है जिसकी वैल्यू सोर्स चार्ज है, सपोज करिए Q है, SC लिख रहे हैं सोर्स चार्ज। इससे R डिस्टेंस दूर अगर हमें P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है? E वेक्टर क्वांटिटी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, बात करते हैं अभी। और नॉर्मली ये जो डेफिनेशन है Q0 हो जाएगी, ये पढ़े रहने दीजिए, Q0 नहीं है यहां पर। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो जाएगी 1/4πε0 Q/r²। क्योंकि ये वेक्टर LHS हमारा वेक्टर है तो RHS भी वेक्टर होना चाहिए, यूनिट वेक्टर लगा दिया। यूनिट वेक्टर किस डायरेक्शन में होता है? सोर्स चार्ज टू R का डायरेक्शन क्या होगा? सोर्स चार्ज टू टेस्ट चार्ज।
अगर मन में हम ये सोच लें यहां टेस्ट चार्ज रखा था तो ये सोर्स चार्ज टू टेस्ट चार्ज का डायरेक्शन होगा, ये यूनिट वेक्टर होता है, आपको मालूम ही है। इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, ये भी आपको मालूम होगा। इसका डायरेक्शन उसी डायरेक्शन में होता है जिस डायरेक्शन में फोर्स लगता है किसी चार्ज पे। फोर्स का डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दोनों एक ही दिशा में होंगे। ये बात भी पकड़ लेते हैं, बहुत ज्यादा विशेष बात नहीं है, समझ में आने वाली बात है, इसलिए ऐसी बात कर रहे हैं। तो ये फॉर्मूला आप ध्यान रखिए, क्योंकि जगह जगह ये फॉर्मूला आप इस्तेमाल करेंगे। 1/ε0 ये एयर या वैक्यूम में है। और अगर किसी मीडियम की बात कर दी जाए, देखिए अगर कोई मीडियम आ जाए पिक्चर के अंदर, मीडियम का मतलब क्या है कि कोई चार्ज पार्टिकल लेके आप चले, सपोज करिए चार्ज पार्टिकल है, मैं सोर्स चार्ज को प्लस क्यू दिखाता हूं, इसके चारों तरफ आपने पानी भर दिया है, वाटर भरा हुआ है या कुछ भी भरा हुआ है, और इस पॉइंट पी पर निकालना चाहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इन दोनों के बीच में वाटर आ गया है, कोई मीडियम आ गया है, तो अब इसका रिजल्ट लिख देंगे क्या, E = 1/4πε0 की जगह आपका होना चाहिए एप्सिलॉन मीडियम, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, जो भी है, वाटर है तो वाटर, कुछ और है तो कुछ और है, Q/r²। और वेक्टोरली लिख रहे हैं तो वेक्टर लगा दीजिए, और मैग्नीट्यूड केवल लिखेंगे तो इस r कैप की जरूरत नहीं पड़ेगी। केवल मैग्नीट्यूड की बात करें इस तरीके से या केवल E, तो 1/4πε0 Q/r² लिखेंगे तो ये केवल मैग्नीट्यूड देगा। और डायरेक्शन के साथ अगर लिखना है तो ये वेक्टर क्वांटिटी आपके सामने आ रही है। मेरे ख्याल से ये बात पकड़ में आ रही होगी। नया कॉन्सेप्ट था, फैराडे साहब लाए थे शानदार कन्वीनियंस के लिए, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड उसके बाद फोर्स। चलिए बात को आगे ले चलते हैं, देखते हैं हमारे पास और समझने के लिए क्या है। तो यहां पर देखिए, तो बात करते हैं कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज इन वेक्टर नोटेशन। वेक्टर नोटेशन में अगर लिखना हो तो ये थोड़ी सी बात मैं और बढ़ा रहा हूं। नॉर्मली वेक्टर नोटेशन में इस तरह लिखने में बड़ी आसानी से आप लिख सकते हैं। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लिखा हुआ था, आपको ध्यान होगा, 1/4πε0 Q लिख देते हैं अपॉन r² r कैप। अब यहां पर r कैप की जगह अगर वेक्टर r लेना चाहें तो आप जानते हैं कि r कैप की वैल्यू वेक्टर r को इसके मैग्नीट्यूड से अगर मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया जाए तो आ जाती है, इसी को मैं r लिख दे रहा हूं। अब यहां पर इसको आसानी से लिख सकते हैं 1/4πε0 Q, ये r², इसका ये देखिए r², और इसे आप लिख सकते हैं इनटू r। देखिए इसी बात का फायदा, मतलब इस बात के लॉजिक का फायदा उठाया, तो E क्या मिला, 1/4πε0 Q/r³ और यहां पर वेक्टर r आ गया। ये सब बातें बड़ी सरल हैं अगर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में है। ये यूनिट वेक्टर था, ये क्या था, ये था यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ r, r मतलब सोर्स से टेस्ट चार्ज की तरफ, और ये सिंपल वेक्टर है, यूनिट वेक्टर नहीं। तो अगर वेक्टर लिखेंगे तो r³ और यूनिट वेक्टर लिखेंगे तो ये फॉर्मूला बनेगा। मैंने ये लिखा क्योंकि इसका इस्तेमाल करके हम बातचीत करेंगे अभी आगे। बड़ी अच्छी बात है, कुछ डायग्राम बना लेते हैं समझने समझाने के लिए कि वेक्टर नोटेशन में कैसे लिखा जा सकता है। तो ये सपोज करिए एक एक्सिस है और यहां पर दो एक ले लेते हैं सोर्स चार्ज, सपोज करिए Q A पॉइंट पर, और इसी जगह दूसरा एक चार्ज ले लेते हैं टेस्ट चार्ज या P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। दोनों के कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं, तो इसका लिख लीजिए x1 y1 और z1, और इसका लिख लेते हैं हम लोग x2 y2 और z2। मेरे ख्याल से बात आप समझ पा रहे होंगे, कुछ कोऑर्डिनेट्स तो होंगे ही होंगे इसके। अब यहां से वेक्टर नोटेशन की बात करें तो ये देखिए एक वेक्टर हो गया, ये पोजीशन वेक्टर, ये इसका पोजीशन वेक्टर। इस वेक्टर को लिखेंगे तो OA वेक्टर लिखा जा सकता है, इसको लिखेंगे तो OP वेक्टर लिखा जा सकता है, और ये AP सोर्स से टेस्ट चार्ज की तरफ की डायरेक्शन की बात करें तो इसको मैं लिख दूंगा AP वेक्टर। अब यहां पर अगर आप लिखना चाहें तो कुछ भी दम नहीं है लिखने में, कैसे लिख सकते हैं, देखिए आप 1/4πε0, मैं इसको थोड़ा सा ऊपर करता हूं बेटा, और इस आपको फॉर्मूला दिखना चाहिए, यहां रोकता हूं और इस वेक्टर को मैं लिख के दिखाता हूं। जो लोग मैथमेटिक्स के हैं
कुछ वो तो बहुत आसानी से समझ जाएंगे, जो मैथमेटिक्स के नहीं हो उनके लिए भी बड़ी आसानी से मैं लिख देता हूं जिससे आप सरलता पकड़ पाएं। जब भी हमको एपी वेक्टर लिखना हो, एपी वेक्टर क्या होगा, आर वेक्टर। देखिए यहां पर आर वेक्टर क्या है, यहां पर आर वेक्टर है एपी वेक्टर, सोर्स से लेकर टेस्ट चार्ज जहां है या जहां पर जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं। तो एपी वेक्टर का जब भी निकालना हो, पी वाले में से ए वाले कोऑर्डिनेट्स घटा के आई जे के फॉर्म में लिख दीजिए, यानी x1 माइनस x2 का आई कैप प्लस y1 माइनस y2 का जे कैप प्लस z1 माइनस z2 का के कैप। ध्यान से देखिए, फिर से मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं, कहीं भी कोई वेक्टर अगर है AP जैसे और इसके कुछ कोऑर्डिनेट्स हैं, जैसे यहां पर हैं x2 y2 z2 x1 y1 z1, ठीक 3D ज्योमेट्री में समझ लीजिए। और हमें AP वेक्टर लिखना है, कहां से यहां तक, तो जिस तरफ जा रहे हो यानी शुरू से अंत में, अंत वाले वेक्टर P से A घटा दो, तो आई कैप लिखो, फिर P यानी x1 में से x2 घटा दो, फिर जोड़ दो, J कैप लिखो, फिर y1 में से y2 घटा दो, और फिर K कैप लिखो, फिर Z1 में से Z2 घटा दो। मैथ्स वाले करते रहते तो बहुत आसान हो जाएगा, बायो वाले भी समझ पाएंगे, इस तरह लिखा जाता है। ये आई जे के के फॉर्म में वेक्टर नोटेशन हो जाता है। आई कैप, जे कैप, के कैप क्या होता है, उम्मीद है आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, फिर भी एक बार याद ताजा करा देते हैं। ये यूनिट वेक्टर होता है इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। इसी तरीके से बेटा जे कैप यूनिट वेक्टर इन प्लस वाई डायरेक्शन और यूनिट वेक्टर इन प्लस जेड डायरेक्शन, ये आपको पता होगा, फिर भी याद ताजा करा दी। ये आर कैप आ चुका है, बस बाकी तो कुछ वेक्टर था ही नहीं, लिख डालो ले दे के। अब यहां पे आर क्यूब की बात की जाए तो आर क्यूब तो यही है, अब यहां पर लगा देते हैं जो वैल्यू आ रही है। इसका जो आर मैग्नीट्यूड होता है, जिसे आप आर भी लिखते हैं, जो कि ये आर है, इसकी वैल्यू होती थी अंडर रूट x1, ये जो आई कैप का कोफिशिएंट होता है उसका स्क्वायर, प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर प्लस z1 माइनस z2 का स्क्वायर। ये सीख लीजिए, बहुत सरल होता है। बस अब ये वैल्यू यहां पे फीड कर दीजिए, मेरे ख्याल से थोड़ा सा छोटा करता हूं, वैल्यू फीड करके दिखाता हूं कितने आराम से आ जाएगी। अब यहां पर मैं ई वेक्टर डाल रहा हूं क्योंकि वेक्टर फॉर्म में नोटिफाई हम लोग कर रहे हैं। ई के बाद लिख दो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसमें तो वेक्टर का कोई दिक्कत है नहीं। फिर लिखोगे क्यू सोर्स चार्ज, और उसके बाद आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब, तो नीचे मैं आर क्यूब करता हूं, आर है ये, तो यहां पर लिख दीजिए x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर, और इस पूरे ब्रैकेट को लगाइए क्योंकि ये अंडर रूट था, कहां गया ये अंडर रूट, ऊपर से क्यूब, तो हो गया 3/2। भाई रूट का एक हो गया 1/2 और क्यूब का हो गया 3, नीचे सेट हो गया। ऊपर आर वेक्टर आना चाहिए, आर वेक्टर ये लिखा हुआ है, तो ये वैल्यू हो गई x1 माइनस x2 आई कैप प्लस y1 माइनस y2 जे कैप प्लस z1 माइनस z2 के कैप। बस है ही क्या, इसमें खत्म हो गया। दिस इज द वेक्टर नोटेशन। अब कैसे भी क्योंकि वेक्टर आना जरूरी बहुत होता है, क्योंकि वेक्टर क्या करता है, 3D में कहीं कुछ हो रहा हो, वेक्टर से आप उसको हैंडल कर सकते हैं, इसीलिए वेक्टर बना है। तो अगर वेक्टर आपको समझ में आता है तो प्रॉब्लम कैसी भी आए उसको हैंडल आप कर ही लेंगे। खैर ये बात आप समझ गए कि वेक्टर नोटेशन कैसे होना चाहिए। इस तरीके से देखिए वेक्टर नोटेशन आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, काफी एक बेहतर फील मिल गया होगा। और मैं हट भी जाता हूं, कोई बच्चा अगर चाहे नोट करना तो इसको नोट भी कर सकता है, जल्दी से 2-3 सेकंड में दे रहा हूं, या वीडियो पॉज कर लीजिए और फिर नोट कर लीजिए। ये आप मेरे ख्याल से समझ गए होंगे। अगली बातचीत हम लोग करते हैं बेटा, अब अगले में चलते हैं हम लोग, और ये एक देखिए एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है जिसको लगाने का प्रयास करेंगे हम लोग, और बहुत आसानी से क्वेश्चन लग भी जाएगा। अब इस क्वेश्चन को समझते हैं। An electron falls through a distance of 1.5 centimeter in a uniform electric field of magnitude 2 × 10⁴ Newton per coulomb
ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू लिखा हुआ है, मैग्नीट्यूड 2.10⁴ न्यूटन पर कूलाम। ये इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे हम लोगों ने समझा था ना कि E = F/Q, तो अगर मैं इसका निकालूं तो न्यूटन पर कूलाम देखिए आ जाएगा, ऐसे भी लिखा जाता है। आगे भी हम लोग देखेंगे जब वोल्टेज से इसका रिलेशन होगा तो वोल्टेज वोल्ट पर मीटर भी इसका यूनिट लिखा जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो भी तब समझेंगे। तो एन इलेक्ट्रॉन फॉल्स थ्रू ए डिस्टेंस 1.5 मीटर इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड दिस वन। ये वेक्टर लिखा है लेकिन ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड है तो ऐसे लिखना चाहिए, ई है बेसिकली ये, वरना इधर वेक्टर तो इधर वेक्टर भी होना चाहिए। द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड इज रिवर्स, पहले ऐसी थी अब डायरेक्शन ऑफ रिवर्स कर दी गई है। कीपिंग इट्स मैग्नीट्यूड अनचेंज्ड एंड ए प्रोटॉन फॉल्स, पहले क्या था इलेक्ट्रॉन गिर रहा था, अब प्रोटॉन गिर रहा है, आप समझ पा रहे होंगे। थ्रू द सेम डिस्टेंस, इतने डिस्टेंस तक इसको गिराया है। कंप्यूट द टाइम ऑफ फॉल इन ईच केस, यहां से यहां तक गिरने में टाइम ऑफ फॉल कितना लगा, 1.5 सेंटीमीटर की कहानी है, बताते हैं हम लोग। कंट्रास्ट द सिचुएशन विद दैट ऑफ फ्री फॉल अंडर ग्रेविटी, फिर ग्रेविटी की भी बात करेंगे, वो भी समझा जाएगा। तो देखिए यहां पर जो फोर्स लगेगा वो कितना, जब भी इलेक्ट्रॉन फॉल करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड में, ध्यान रखिए इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर प्लस चार्ज है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सपोज करिए ऐसे है, इसमें प्लस चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के ही डायरेक्शन में फोर्स लगता है QE के बराबर। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है और अगर निगेटिव चार्ज है तो इसकी विपरीत दिशा में फोर्स लगता है QE के बराबर। ये बात हम समझ पाए होंगे। अब इस वजह से यहां पर जब इलेक्ट्रॉन नीचे गिर रहा है तो इसका इस पे फोर्स किधर लगेगा, इस पे फोर्स लगेगा देखिए नीचे की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट। अगर पॉजिटिव चार्ज होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में ही लगता फोर्स, अगर यहां प्लस चार्ज होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में ही लगता, लेकिन क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। आप ये समझ पाए बात, आगे चर्चा को लेके चलते हैं। तो फोर्स तो लग गया साहब इधर, ये फोर्स की वैल्यू कितनी है, फोर्स की वैल्यू है QE, फोर्स की वैल्यू है QE। QE का मतलब इलेक्ट्रॉन पे पाया जाने वाला चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। हम जानते हैं फोर्स की वैल्यू m इंटू ए भी होती है। तो यहां पर अगर एक्सीलरेशन निकालने की बात करेंगे, एक्सीलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो मैं क्या लिख सकता हूं, E/m। ये देखिए एक्सीलरेशन यहां निकल रहा है, अपने मास की वजह से जो ये एक्स्ट्रा mg पा रहा होगा उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कंपैरिजन में नेग्लेक्ट कर दिया जाता है, क्योंकि वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा छोटा होता है। ठीक है, अब इसका इस्तेमाल करते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट की कितना समय ये ले रहा है। तो आइए जो मोशन के फॉर्मूले हम लोगों ने पढ़ रखे थे, v = u + at ही लगा लेते हैं। v = u + at आप ध्यान कीजिए, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट का मतलब हो गया u की वैल्यू आपकी 0 है। ठीक, इसकी जगह बल्कि वेलोसिटी तो निकालनी नहीं, हमको तो s पता था, तो s वाला फॉर्मूला इस्तेमाल कर लेते हैं, s = ut + ½ at²। u की वैल्यू यहां पे 0 पुट कर दीजिए आप, तो ये s मिल जाएगा ½ at²। यहां से अगर मैं t निकालने का प्रयास करूं तो आप जान ही रहे हैं ये वैल्यू हो जाएगी 2, s की जगह s या हाइट कुछ भी लिख सकते हैं आप, अपॉन AE अंडर रूट में। ये देखिए वैल्यू आ रही है टाइम निकालते वक्त। अब हमें s पता था कितना था, s था कितना 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, और t कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहां पर वैल्यू रखते हैं, अब देखिए बहुत आसानी से बात निकल आएगी। अब यहां पर रोकता हूं और यहां पर t की जगह अंडर रूट 2 लिखिए, s की जगह से 1.5 सेंटीमीटर इंटू 10⁻², ये मीटर हो गया। एक्सेलरेशन यहां से आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन पे पाए जाने वाला चार्ज 1.6 इंटू 10⁻19। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें कितना था 2 इंटू 10⁴, ये इलेक्ट्रिक फील्ड था न्यूटन पर कूलाम, और हाइट लिखी दी थी 1.5 सेंटीमीटर, और क्या मास और पिक्चर में आया, तो मास की वैल्यू और लिख दीजिए 9.11,
यहां नीचे लिखेंगे तो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 9.11 इंटू 10 की पावर -31 किलोग्राम ये वैल्यू हुई। इसको जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे बेटा तो ये वैल्यू आ जाएगी 2.9 इंटू 10 की पावर -9 सेकेंड। तो ये देखिए इलेक्ट्रॉन के केस में ये वैल्यू हमारी आ जाएगी बड़े आसानी से फॉर इलेक्ट्रॉन। ऐसे सवाल एग्जामिनेशन में आएंगे, एनसीईआरटी में जो एग्जांपल्स हैं इंपॉर्टेंट होते हैं। इस पहले केस में जो हुआ उसका हम लोगों ने कैलकुलेशन कर दिया कि कितना समय लगने वाला है इस इलेक्ट्रॉन को 1.5 सेंटीमीटर को गिरने के लिए। अब आगे चर्चा करेंगे कि सेकंड केस में इन्होंने क्या किया था कि डायरेक्शन ऑफ फील्ड, पहले डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का इधर था, अब इलेक्ट्रिक फील्ड का देखिए तो डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है और साथ में प्रोटॉन को गिरा रहे हैं। तो देखिए प्रोटॉन का मतलब प्लस ही चार्ज है, तो जब प्लस चार्ज होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में ही फोर्स लगता है। तो अगेन फोर्स की दिशा क्या हो गई? सेम। जिधर ये फोर्स था उधर ये फोर्स हो गया, सब कुछ सेम हो गया। बस कहानी क्या हो जाएगी? इतनी हो जाएगी कि जहां पर इलेक्ट्रॉन था वहां हम क्या दबा दिया, जहां इलेक्ट्रॉन था वहां प्रोटॉन लेना होगा। तो चलिए प्रोटॉन के लिए डिस्कशन कर लेते हैं। सब कुछ वैल्यू वही लगी, ये फॉर्मूला भी वही आएगा क्योंकि कोई सिचुएशन में चेंज नहीं है। तो यहां पर हम लोग सेकंड केस में फॉर प्रोटॉन बात करें तो यहां पर T आ जाएगा जो होगा 2s/AP। प्रोटॉन का जो एक्सेलेरेशन है उसकी बातचीत रहेगी। अब ये सारी वैल्यूज आप डाल दीजिए वैसे ही जो यहां पे डाली थी। प्रोटॉन का बहुत कुछ जो कुछ भी डाटा है सारा, और जब इसको डाल के कैलकुलेट करेंगे तो यहां पर बेटा जब ये वैल्यू डालेंगे आप, वैल्यू डाल के सारी वैल्यू पता, 2s पता है, AP यहां से पता है जैसे यहां पे डाली थी, बस मास ऑफ प्रोटॉन यहां आ जाएगा। तो ये वैल्यू बन जाएगी 1.3 इंटू 10 की पावर -7 सेकेंड। ये प्रोटॉन के लिए आ गई वैल्यू। ऊपर वाली थी इलेक्ट्रॉन के लिए ये जो वैल्यू आई थी, और ये प्रोटॉन के लिए आ गई 1.3 इंटू 10 की पावर -7 सेकेंड का वक्त इसका लगने वाला है। अब देखते हैं थर्ड केस में क्या कहानी है। कुछ एक्सेलेरेशन वगैरह पूछा है। थर्ड केस में कुछ पूछा है कि कंप्यूट द टाइम ऑफ फॉल इन ईच केस, कंट्रास्ट द सिचुएशन विद दैट ऑफ फ्री फॉल अंडर ग्रेविटी। फ्री फॉल कराना चाह रहे हैं। अब बच्चों यहां पर अगर हम लोग देखें तीसरे केस में कि एक्सेलेरेशन कितना आ रहा है, तो प्रोटॉन की बात करें तो एक्सेलेरेशन हमारा था चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन E/MP, मास ऑफ प्रोटॉन, और इसकी सारी वैल्यू जब फीड करेंगे इसमें चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड और MP, तो ये वैल्यू आएगी 1.9 इंटू 10 की पावर 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और स्मॉल g होता है केवल 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आप देखिए जो एक्सेलेरेशन जनरेट हो रहा है वो इससे कहीं ज्यादा है, और अगर आप इलेक्ट्रॉन के लिए निकालोगे तो मास और कम हो जाएगा, तो ये वैल्यू और बढ़ जाएगी, यानी एक्सेलेरेशन इलेक्ट्रॉन के लिए और ज्यादा होगा, विच इज क्वाइट ग्रेटर देन स्मॉल g। इसलिए जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस की बात करते हैं या उसके एक्सेलेरेशन की तो स्मॉल g को इग्नोर कर देते हैं क्योंकि उसके कंपैरिजन में ये बहुत छोटी क्वांटिटी होती है। इस तरह ये सवाल को किया जा सकता है। देखिए ये सवाल इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन में, और ऐसे सवाल आपको बोर्ड में तो मिलेंगे ही मिलेंगे, बोर्ड में अच्छी तरह मिलेंगे, साथ में नीट और जेई के कोर्सेज में वहां भी आपको दिखाई पड़ेंगे, इसलिए कराना जरूरी है। इसको नोट कर लें आप, मैंने काफी एक्सप्लेन कर दिया है इसको, और इसको फिर ऊपर ले जाते हैं। यहाँ पर आप रोक करके मैं हट गया हूँ, आराम से नोट कर लीजिए, और फिर इसको यहाँ पे फर्दर नोट कर लें, और ये वैल्यू यहाँ पर खत्म हो जाती है। वीडियो पॉज कर लीजिए, नोट कर लीजिए। इस तरह से न्यूमेरिकल हो जाता है। एनसीईआरटी का दूसरा न्यूमेरिकल भी करते हैं, आइए देखते हैं। तो बच्चों करते हैं अगला क्वेश्चन, बहुत ही आसान है लेकिन इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी का है लेकिन हर जगह ऐसे ही फैक्ट मिलते हैं। कॉन्सेप्ट 2 पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2 ऑफ मैग्नीट्यूड प्लस 10 की पावर -8 कूलाम, जो आपके सामने लिखा हुआ है। उम्मीद है आपको क्लैरिटी से दिख रहा होगा। थोड़ा मैं बड़ा कर दूं, शायद ये छोटा ना दिख रहा हो, बाद में छोटा कर लेंगे ये। एंड 10 माइनस, एक प्लस चार्ज है एक माइनस चार्ज है। यहां पर देखिए प्लस लिखा है, प्लस Q1, और यहां पर माइनस Q2 है। चार्ज की वैल्यू सेम है। आर प्लेस्ड 0.1 मीटर अपार्ट, दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो 0.1
मीटर है। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए बी सी एज शोन इन द फिगर। ए है हमारा जो मिड पॉइंट है, देखिए 0.05 मीटर, 0.05 मीटर, और एक बी है यहां पर जो कि यहां से देखिए ए से 0.05 मीटर लेफ्ट हैंड साइड पर है, और एक सी है जो कि 0.1 मीटर इधर को है, इन दोनों से इक्वल डिस्टेंस पे है। इसको मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूं और इसकी वर्किंग करता हूं। पहले हम लोग कैलकुलेट करते हैं फॉर पॉइंट ए। तो फॉर पॉइंट ए का मतलब हो गया यहां दोनों से 0.05 दूर है, प्लस वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा अपने से अवे बनाता है, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ई ए बनाएगा ऐसे, और ये अगर इसको मैं इसको ई ए नहीं लिखना चाहिए बल्कि Q1 लिखना चाहिए मुझे यहां। अब यहां दिक्कत क्या है कि मिटाने में बड़ी मुश्किल होती है। मैं कुछ ऐसे कर सकता हूं क्या? ये तो इसको ऐसे करता हूं, देखता हूं, लेट्स सी, शायद यही कारगर हो। हाँ, आगे से ऐसे ही 4 उंगली लगाना बेहतर रहेगा, एक साथ लग जाती है। तो खैर ये पॉइंट अब आगे से लेता हूं बेटा। यहां पर ये डायरेक्शन देखिए E1 की है अवे, और E2 भी इसी डायरेक्शन में है क्योंकि माइनस टुवर्ड्स होता है, तो यहां पर E2 भी इसी डायरेक्शन में है। E1 E2 दोनों ऐड हो जाएंगे क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम है। प्लस वाला अपने से दूर बनाता है, माइनस वाला अपनी तरफ बनाता है। तो EA पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो ऐड हो जाएगा सिंपली, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन हमने देख लिया है। अब हम E1 निकालने की कोशिश करते हैं। तो E1 निकालने के लिए जो फॉर्मूला था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर, मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं 9 इंटू 10 की पावर 9। चार्ज की वैल्यू डाल देते हैं, और चार्ज की वैल्यू 10 की पावर -8 दे रखा है, तो इसको हमने मल्टीप्लाई किया 10 की पावर -8 से, और ये R स्क्वायर है, तो ये यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस है वो 0.05 मीटर है। तो 0.05 मीटर का स्क्वायर कर दिया। ये मीटर में लिख ही चुके थे, शायद ये काम कर जाए, और ये रहा आपका स्क्वायर। इसको जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 3.6 इंटू 10 की पावर 4 न्यूटन पर कूलाम। तो E1 और ये देखिए E2 के लिए भी यही वैल्यू आएगी, बस डायरेक्शन ही तो अलग है, डिस्टेंस तो वही है, चार्ज की वैल्यू भी वही है। तो यहां पर E1 का मैग्नीट्यूड E2 के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा, डायरेक्शन अलग अलग है, वो अलग की बात है। तो EA कितना हो गया? E1 E2 यानी इसी का डबल कर दो उठा के भाई, ये इसमें E1 प्लस E2 जोड़ोगे दोनों सेम है, तो 3.6 का डबल कर दोगे तो 7.2 हो जाएगा, इंटू 10 की पावर 4 न्यूटन पर कूलाम। ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया। डायरेक्शन क्या हुआ? टुवर्ड्स राइट, टुवर्ड्स, डायग्राम के हिसाब से मैं इसको टुवर्ड्स राइट लिख दे रहा हूं इस डायरेक्शन में, क्योंकि यहीं पर E1 और E2 इधर ही जोड़े थे हम लोगों ने। मेरे ख्याल से बात आप पकड़ पाए होंगे। अब बात करते हैं B का। तो B पर देखिए मैं थोड़ा कलर दूसरा ले रहा हूं। ये जो 1 वाला डायरेक्शन है यहां B पर, वो अवे है, और ये अपनी तरफ बना रहा है, तो E2 का इस दिशा में है, दोनों विपरीत दिशाओं में है। तो E1 में से जो भी बड़ा होगा, ये इसके पास में है तो इसी का इफेक्ट बड़ा होगा, E1 में से E2 घटाएंगे हम लोग, तो E1 की वैल्यू तो इतनी मिल जाएगी। देखिए डिस्टेंस वही है, ये जो निकाली थी E1 कहां गया, ये 3.6 इंटू 10 की पावर 4 E2 में तब्दीली हो जाएगी, क्योंकि E2 हमारा इतना डिस्टेंस है यहां से लेकर और यहां तक, ये डिस्टेंस, तो 0.1 मीटर ये, प्लस साथ में 0.05, तो 0.15 मीटर। बात पकड़ में आ रही होगी। खैर आगे समझाता हूं, इसको ऊपर लेके चलते हैं। E1 की वैल्यू तो हम समझ चुके थे। अब हम जो कैलकुलेशन कर रहे हैं फॉर एट बी बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी, E एट बी, इसकी चर्चा हम लोग कर रहे हैं। तो E1 की वैल्यू तो पहली वाली ही आ गई, तो उसमें कोई तब्दीली थी नहीं, तो 3.6 इंटू 10 की पावर 4 न्यूटन पर कूलाम। अब मैं E2 की बात करूं तो E2 के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर, तो ये वैल्यू हो गई 9 इंटू 10 की पावर 9
ये वैल्यू हो गई 10 की पावर -8 और r की वैल्यू क्या हो गई यहां से लेकर यहां तक 0.15 का स्क्वायर। ये देखिए यहां से यहां तक 0.1 और साथ में 0.05। अब इसको आप कैलकुलेट करोगे तो वैल्यू आ जाएगी 4 × 10 की पावर 3। ये वैल्यू आ रही है यहां पर, और ऊपर वैल्यू थी 3.6 × 10 की पावर 4। अब घटा दीजिए, अब E दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, E1 बड़ा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट B लिखिए और E1 माइनस E2 कर दीजिए। तो यहां पर देखिए 10 की पावर कहां गया, 3 जब करोगे तो इसको 36 लिख सकते हो 10 की पावर 3। मेरे ख्याल से अब घटा दो, 10 की पावर 3 कॉमन हो गया तो 36 में से आप घटाओगे तो 32 बचेगा। ये बोल रहा हूं कहीं ऐसा ना हो कि कहीं पहुंच जाइए। ये देखिए अब ये 10 की पावर 3 ले लो कॉमन, तो 36 माइनस 4 तो ये हो गया 32 × 10 की पावर 3 या 3.2 × 10 की पावर 4 न्यूटन पर कूलाम। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया और इसका डायरेक्शन किधर है, टुवर्ड्स लेफ्ट। E1 बड़ा है तो टुवर्ड्स लेफ्ट, तो यहां पर लिख दीजिए टुवर्ड्स लेफ्ट। ये एग्जाम्पल काफी आपको कॉन्सेप्चुअली स्ट्रॉन्ग कर देगा, काफी केसेस बन रहे हैं इसमें, तो ये कहानी यहां समेट जाती है। अब देखिए यहां पर एक पॉइंट और दे रखा था, मैं फिर आपको लेके चलता हूं इस डायग्राम पर, और यहां इस C पॉइंट का जिक्र किया गया था। अब देखिए ये जो डिस्टेंस और ये जो डिस्टेंस है, क्योंकि दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है, डिस्टेंस सेम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अलग अलग होगा लेकिन मैग्नीट्यूड सेम होगा, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड और डिस्टेंस सेम है। तो माइनस वाला ये देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इधर E2 सॉरी अपनी तरफ, और E1 वाला अवे यानी ये डायरेक्शन होगा E1 का। तो E1 इधर E2 इधर, और E1 और E2 की वैल्यू है बराबर। क्यों बराबर है, क्योंकि जो फॉर्मूला होता है इस फॉर्मूले में Q और R दोनों सेम है। Q मैग्नीट्यूड गिवन है सेम है और ये R डिस्टेंस भी सेम है, तो E1 E2 बराबर होंगे। अब इस E1 E2 का अगर मैं यहां पर बड़ा डायग्राम बनाते हुए आपको दिखाऊं, वो ले लूं कंपोनेंट्स। ये देखिए E1 और ये था हमारे हाथ में E2, इसका किसी और कलर से कंपोनेंट, इसका एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल ले लिया E1 वाले का। अगर ये एंगल थीटा है तो E1 cos थीटा, और इधर ले लिया तो E1 sin थीटा। इस E2 वाले का ले लो किसी और कलर से, तो E2 का इधर हो गया, अगर ये एंगल थीटा है तो E2 sin थीटा, और इसी में चला जाएगा E2 cos थीटा। अब यहां पर आप क्या देखेंगे कि इनका जो कंपोनेंट लिया हम लोगों ने, ये एंगल है सेम, क्योंकि दोनों जो सेम अगर वेक्टर्स लगते हैं इक्वल मैग्नीट्यूड्स के किसी पॉइंट पर, तो उनका रिजल्टेंट उनके बीचों बीच से होके जाता है। तो ये जो रिजल्टेंट है ये एंगल बाइसेक्टर से होके जाएगा। तो इफ दिस एंगल इज थीटा, देख पा रहे होंगे दिस एंगल इज थीटा होगा ही, तो उस समय ये दोनों कंपोनेंट कैंसिल हो जाते हैं, हो जाएंगे, और केवल रिजल्टेंट वेक्टर जो इस डायरेक्शन में उसकी वैल्यू E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, यानी E1 E2 बराबर थे, तो सिंपली लिख सकते हो 2E1 cos थीटा। क्या हम लोग ये समझ पा रहे हैं अच्छे से? अब अगर इस थीटा की वैल्यू कंप्यूट करनी हो तो ये 60 डिग्री है, क्योंकि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल हो रहा है, 0.1 0.1 0.1, तो ये एंगल भी थीटा 60 डिग्री हो जाएगा। तो थीटा में 60 डिग्री पता है, E1 निकाल लें तो सवाल सॉल्व हो जाता है। मेरे ख्याल से बात पकड़ में आ रही होगी। अब यहां पर देखिए, यहां पर लेके चलते हैं आपको। अब E1 निकालने की कोशिश कर रहे हैं, कलर ले लेंगे रेड कलर, और E1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। मैं बार बार लिख रहा हूं, इसे लिखने की आवश्यकता है नहीं। अब 9 × 10 की पावर 9 × 10 की पावर -8, और रही बात R की, तो R कितना है, दिस इज द डिस्टेंस, और ये है 0.1 मीटर, तो 0.1 मीटर का स्क्वायर। इसको आप सॉल्व करेंगे, आ जाएगी वैल्यू 9 × 10 की पावर 3। रिजल्टेंट या फाइनल E एट C क्या बना, 2 लिखा। इस E1 की वैल्यू हो गई 9 × 10 की पावर 3,
और cos 60 की जगह cos थीटा की जगह cos 60 डिग्री या π/3 लिख दीजिए। cos 60 डिग्री की वैल्यू हमको पता है कितनी होती है, हाफ, तो ये आधे को खा जाएगा। cos 60 आपको मालूम है, इसकी वैल्यू होती है हाफ, तो ये वैल्यू हाफ रखी तो 9 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलाम इसका आंसर आ गया। और डायरेक्शन क्या है, टुवर्ड्स राइट, ये डायरेक्शन इसका रिजल्टेंट का है, तो इसको लिख देंगे टुवर्ड्स राइट। ये खेल देखिए खत्म हो गया, बहुत आसानी से इसको कंप्लीट कर सकते हैं। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, और भी पहले सवालों में बताए हैं, किसी पॉइंट पर दो वेक्टर्स काम करें और दोनों का मैग्नीट्यूड अगर सेम है तो उनका रिजल्टेंट इसके एंगल बाइसेक्टर से जाता है, यानी ई इधर से जाएगा, क्योंकि बाकी तो कंपोनेंट इधर वाले कैंसिल हो ही जाते हैं। इस सिचुएशन में इधर से जाएगा, जो वैल्यू इसकी आएगी वो कैलकुलेट कर ली जाएगी। तो इस तरीके से देखिए पूरी बात आपकी समझ में आ गई होगी, क्योंकि सवाल अच्छे से समझ में आना ज़रूरी है। इसको नोट कर लीजिए, और मैं हट जाता हूँ इधर से, और फिर आप वीडियो पॉज करके जो भी करना है कर लें। इसका इस तरह से नोट कर लें, पॉज करके नोट कर लें, और फिर ये देखिए ऊपर लेके जाता हूँ, और ये देखिए ये इधर से आप नोट कर सकते हैं। और इधर की बात करूँ अगर मैं, तो ये जो पोर्शन था, इस पोर्शन को भी आप आसानी से यहाँ समझ सकते हैं। तो इस तरीके से सवाल देखिए हो जाता है। एक अच्छा सवाल था, इंपॉर्टेंट था, जो हमें करना आना चाहिए। चलिए एक और सवाल देखते हैं जो बोर्ड में आया था। ये सब सवाल ऐसे मिलते रहते हैं। अब इस सवाल को देखते हैं, बहुत ही आसान सवाल है, 2020 में आया था, और ऐसे ही सवाल आपके आते रहते हैं नीट में। कोई बहुत बड़ा रॉकेट नहीं चलेगा, कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। 2 पॉइंट चार्जेस +1 माइक्रोकूलम एंड +4 माइक्रोकूलम आर केप्ट 30 सेंटीमीटर अपार्ट। यहां पर ले लेते हैं +1 माइक्रोकूलम का चार्ज, और 30 सेंटीमीटर दूर +4 माइक्रोकूलम चार्ज का चार्ज। ये बीच का इनका डिस्टेंस है 30 सेंटीमीटर। हाउ फॉर फ्रॉम द +1 माइक्रोकूलम, इससे कितनी दूर, ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस विल द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0। यहां से कितनी दूर हम चार्ज को रखें कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 मिले। तो इसको मैं नाम दे देता हूं साहब, सपोज करिए ए दे दो, इसको बोल दो बी। अब हम लोग क्लियर हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जहां 0 होगा इसका बीच पॉइंट P पर ही होगा। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि यहां Q पॉइंट पर आप देखें तो जो EA का डायरेक्शन है वो अवे है, साथ में EB का डायरेक्शन भी अवे है। पॉजिटिव चार्जेस है अवे, दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो नलीफाई नहीं करेंगे, कैंसिल आउट नहीं करेंगे। इसी तरह यहां बात की जाए तो EA का डायरेक्शन और EB का डायरेक्शन दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो कभी एक दूसरे को नलीफाई नहीं करेंगे। यहीं पे पॉसिबिलिटी है कि EA आपका इस डायरेक्शन में होगा, EB अपने से अवे इस डायरेक्शन में होगा। तो देयर इज ओनली पॉइंट P पर पॉसिबिलिटी हमारी है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड नलीफाई हो सकता है। अब यहां पर हम मैग्नीट्यूड वाइज EA और EB को बराबर रख देंगे और रिजल्ट हमारे हाथ में आ जाएगा कि R क्या होना है। तो मैं इस डिस्टेंस को ब्लैक कलर से लेता हूं, x ट्रीट कर रहा हूं, और इसको मैं 30 - x ले लूंगा। सेंटीमीटर में ही ले लेता हूं क्योंकि ये इक्वेट करने में रेशियो आएंगे, कट जाएंगे। यहां से वैल्यू लिखते हैं 1/4πε0 Q1। अब इसको भी माइक्रो में 1 ही रहने दो, क्योंकि इधर भी माइक्रो में डालोगे यूनिट कैंसिल हो जाएंगी। और यहां पे वैल्यू लगाओ x² = 1/4πε0। यहां वैल्यू रखी 4 माइक्रोकूलम, और यहां वैल्यू आ गई 30 - x का होल स्क्वायर। आप मीटर में भी कन्वर्ट करेंगे तो भी यही आएगा, क्योंकि यहाँ की यूनिट यहाँ से, यहाँ की यूनिट यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगी। इसे ज़बरदस्ती हमने खर्चा पानी नहीं बढ़ाया है कि नहीं। थोड़ा सा आप प्रैक्टिस करेंगे तो समझ पाएंगे। ये दोनों वैल्यू देखिए हो गई कैंसिल। यहाँ से लेके चलते हैं बेटा, ये वैल्यू आ गई 30 - x का होल स्क्वायर = 4x²। अब यहाँ पर बोथ साइड अगर आप स्क्वायर हटाएंगे तो 30 - x = ±2x आ जाएगा। एक बार पॉजिटिव वैल्यू ले लीजिए, 30 - x = 2x।
तो वैल्यू हो गई 3x बराबर 30, यानी x की वैल्यू आ गई 10 सेंटीमीटर। एक बार अगर आप निगेटिव वैल्यू ले लेंगे तो 30 माइनस एक्स बराबर -2x, तो यहां वैल्यू आ जाएगी x बराबर -10 सेंटीमीटर। अगर मैं ठीक से लिख रहा हूं तो -10 भी नहीं, इधर जाएगा तो प्लस खा जाएगा, -30 सेंटीमीटर आ जाएगी। और -30 सेंटीमीटर पॉसिबल नहीं है, क्यों? क्योंकि -30 सेंटीमीटर का मतलब है ये हमने x कंसीडर किया था, इस डायरेक्शन में जाने की बात कर रहा है, और इस डायरेक्शन में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे को कभी नलीफाई नहीं करेगा, तो इसको हम रिजेक्ट कर देंगे। इस वजह से मत रिजेक्ट करना कि x नेगेटिव नहीं हो सकता, ये नहीं सोचना है x नेगेटिव, इधर वाला पॉजिटिव इधर वाला नेगेटिव हो सकता है, लेकिन ये संभव नहीं है इधर, क्योंकि दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड एक डायरेक्शन में है। इस वजह से इसको इग्नोर कर रहे हैं। इग्नोर करने का मतलब नेग्लेक्ट कर रहे हैं, कैंसिल आउट कर रहे हैं, नहीं मान रहे हैं। आंसर हो गया 10 सेंटीमीटर टुवर्ड्स +4 माइक्रोकूलम चार्ज। ये तो लिखने की जरूरत ही नहीं है, केवल यही पूछा था कि जगह कौन सी है। तो x 10 सेंटीमीटर फ्रॉम +1 माइक्रोकूलम टुवर्ड्स, ऐसे लिख दो, +4 माइक्रोकूलम चार्ज। बस काम खत्म हो गया, आंसर हो गया। तो ऐसे सवाल आपको बोर्ड में, नीट में, जेई मेंस में मिलते रहेंगे, इसको नोट कर लीजिए। ऐसे ही सवाल आपको देखने को मिलते रहते हैं। तो मेरे ख्याल से ये आ गया होगा। पॉज करें, नोट करें, पॉज करें, नोट करें। इस तरह से इस क्वेश्चन को भी बना सकते हैं। चलते हैं अगले सेगमेंट पे, थोड़ा ग्राफ के बारे में बात कर लेते हैं। आइए, तो बच्चों अभी अगली बात करते हैं। ये नीट में या जेई मेंस में काफी इस पे सवाल आते रहते हैं ग्राफ के बारे में, उसको समझ लेते हैं। 10 मिनट में समझ में आ जाएगा, है बहुत सरल। तो देखिए क्या बात करनी, हेडिंग मैंने डाल रखी है, ग्राफ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्स एक्सेस। लिखते हैं ऑन एक्स एक्सेस ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। एक पॉइंट चार्ज अगर हम लोग ले रहे हैं, जैसे मैं यहां पे +q रख दूं, ओरिजिन पे रख दिया, सपोज करिए ये इस तरह से मैं बना देता हूं। ये देखिए, ये एक्स एक्सेस है, इसे आप पहचानते हैं। ये वाई एक्सेस है, इसे भी आप पहचानते हैं। ये निगेटिव वाली एक्स डैश है, और ये इधर वाई डैश ऐसे वाली है। तो ये एक्स एक्सेस का मतलब क्या हो गया कि जब आप एक्स एक्सेस की तरफ बढ़ रहे हैं, एक्स एक्सेस पे मूव कर रहे हैं, इधर दूर जा रहे हैं, इधर दूर जा रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ कैसे बनेगा? तो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का जो ग्राफ बनाएंगे वाई डायरेक्शन में, एक्स डिस्टेंस में आर चल रहा है, लेकिन हम ये देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा बिहेव करता है। अब समझने के लिए ये समझ लीजिए आप कि जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जब पॉजिटिव एक्स की डायरेक्शन में लेंगे आप, तो हमें उसको पॉजिटिव ट्रीट करना है। ये कन्वेंशन कह सकते हैं, या ग्राफ को दिखाने के लिए कुछ तो मानना होगा। और जब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन निगेटिव एक्स की डायरेक्शन में होगा, तो हम इसको निगेटिव ले लेंगे। कहने का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, इस तरफ है ऐसे, तो हमारा y पॉजिटिव रहेगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस दिशा में है, उल्टी निगेटिव एक्स की डायरेक्शन। ये निगेटिव है ना, और ये पॉजिटिव है, x निगेटिव एक्स की डायरेक्शन में है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा निगेटिव रहेगा। लेकिन प्लॉट कहां पे करेंगे? इसको y एक्सिस पे प्लॉट करेंगे, इसको y एक्सिस पे प्लॉट करेंगे, जिसे हम अच्छे से दिखा सके। बात कुछ अंदाजा लग रहा होगा, जैसे मैं दिखाता हूं। यहां पर सब ये +q है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखिए कैसा हो जाएगा, इस डायरेक्शन में अवे, और इस दिशा में ऐसे है इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ पा रहे होंगे आप। अब एक चीज हमको और पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वेरी करता है, फॉर्मूले में आपने देखा है 1/4πε0 Q/r²। तो बाकी सब तो कांस्टेंट है, r बढ़ाने पर r² के फॉर्म में वेरी करेगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए पॉजिटिव एक्स की डायरेक्शन में है, तो पॉजिटिव एक्स की डायरेक्शन में तो y पॉजिटिव y एक्सेस जाएगा, ये पॉजिटिव y एक्सेस, यानी यहां पे प्लॉटिंग कुछ इस तरह की करेंगे आप। समझ पाए ना, ये पॉजिटिव y एक्सेस है, ये नेगेटिव y एक्सेस है। तो जब हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव x की डायरेक्शन में है, तो हमारा हम प्लॉट क्या करेंगे? पॉजिटिव y की तरफ, क्योंकि ये कन्वेंशन लिया गया है। और आगे अगर हम बात करें इस डायरेक्शन में, देखिए निगेटिव
की तरफ है तो हमारा ये निगेटिव y की तरफ जाएगा, यानी डायरेक्शन देखिए इस तरह से चला जाएगा। यहां पे ये जो ग्राफ है क्या है, E इज प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। अब यहां पर आप देखें तो यहां पर R टेंडिंग टू 0 है, जब इसके क्लोज आ जाएंगे बहुत पास यहां कहीं तो R टेंडिंग टू 0 हो जाएगा, तो E टेंडिंग टू इन्फिनिटी हो गया यहां पर। और जब दूर जाते जाएंगे तो जब हमारा R टेंडिंग टू इन्फिनिटी होता जाएगा तो हम धीरे धीरे क्या देखेंगे, E टेंडिंग टू 0 होता चला जाएगा, होगा नहीं, गिरता चला जाएगा। तो यहां पर जब भी आप ऐसा सरल भाषा में भी समझ सकते हैं कि जब भी प्लस क्यू के काफी करीब आएंगे पूरा पूरा डोमिनेंस प्लस क्यू का ही रहेगा। जब उसके नजदीक आ गए तो किसी और का प्रभाव नहीं चलने देगा, वो केवल उसका ही राज्य चलता है वहां। और जब इससे दूर जाते हैं तो उसका प्रभाव कम हो जाता है, सरल भाषा के लिए। तो यहां पर जब आप प्लस क्यू इसके नजदीक आ गए, R टेंड्स टू 0, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हुआ, मैक्सिमम, और ये वैल्यू यहां मिल गई टॉप पर। जैसे जैसे R आप आगे जाते गए, R बढ़ते गए, वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड घटता गया और इस तरीके से ये वेरी करते ऐसे जाएगा। ये प्लस वाले क्यू के लिए है। इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में था, निगेटिव एक्स की डायरेक्शन में, तो प्लॉटिंग निगेटिव वाई पे की है। तो निगेटिव वाई पे की है। जब आप यहां पे आ गए, अगेन यहां पर क्या है देखिए, R टेंडिंग टू 0, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, टेंडिंग टू इन्फिनिटी। हाँ, डायरेक्शन अपोजिट था, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में था, उधर उधर, तो ये माइनस से शुरू होके इस तरह से बिहेव करेगा, जैसे आप यहां भी समझ रहे थे कि जब R टेंडिंग टू इन्फिनिटी तो E टेंडिंग टू 0, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट। ये प्लस क्यू के लिए कहानी है। अगर ये माइनस क्यू की कहानी करें तो ये बहुत सरल, उसमें भी देखिए कुछ नहीं, अब आप समझ गए हैं। अगर मैं यहां पर माइनस क्यू का चार्ज रख दूं बीच में, देखिए, और ये एक्स वाई खींचने की बात करूं, तो अब आप जानते हैं कि माइनस क्यू की वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा। मैं यहां पे बनाता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड इस दिशा में होगा, आप जान रहे हैं अपनी तरफ रहता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर किधर होगा, ये भी इस डायरेक्शन में होगा, अपनी तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। तो आपसे बताया था कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड निगेटिव, ये एक्स डायरेक्शन है पॉजिटिव वाला और ये निगेटिव वाला है, इसी तरह ये वाई पॉजिटिव वाला और ये वाई निगेटिव वाला। तो जब एक्स हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड निगेटिव एक्स डायरेक्शन में है तो हमारी एक्स की वैल्यू वाई की किधर हो जाएगी, निगेटिव। अगर निगेटिव एक्स में है तो वाई निगेटिव, अगर पॉजिटिव एक्स में है तो वाई पॉजिटिव। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनाओगे इसके लिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बन जाएगा। समझ पा रहे होंगे, ये मैंने पहले भी आपको बताया था कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स में है तो प्लॉट करेंगे पॉजिटिव वाई में, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन निगेटिव एक्स में है तो प्लॉट करेंगे निगेटिव वाई में। ये देखिए प्लॉट कर दिया निगेटिव वाई। ये प्रोपोर्शनल वही है 1/r स्क्वायर के। तो जब r टेंडिंग टू 0 है तो E टेंडिंग टू इन्फिनिटी है, यहाँ पे r टेंडिंग टू इन्फिनिटी है तो E टेंडिंग टू 0 है, और प्लॉट इधर किया है। अब यहाँ पे आ जाओ तो ये डायरेक्शन किधर है, पॉजिटिव एक्स की डायरेक्शन में है ना। अब पॉजिटिव एक्स की डायरेक्शन में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव वाई की डायरेक्शन में प्लॉट किया जाएगा। तो ये पॉजिटिव वाई का डायरेक्शन ये रहा। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड, अगेन आप समझ रहे हैं कि R टेंडिंग टू 0 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड टेंडिंग टू इन्फिनिटी, यहां R टेंडिंग टू इन्फिनिटी तो इलेक्ट्रिक फील्ड टेंडिंग टू 0। ये प्लॉटिंग हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड की। मेरे ख्याल से समझ पाए होंगे। दोनों बातें, सिंगल आइसोलेटेड चार्ज की बात कर रहा हूं। एक बार एक सवाल और लूंगा जिसमें दोनों चार्ज रखे जाएंगे। तो देखिए इसमें प्लॉटिंग हुई, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड था पॉजिटिव एक्स में तो ये प्लॉटिंग पॉजिटिव वाई में, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड था निगेटिव एक्स में तो ये निगेटिव वाई में, खेल खत्म। इस तरह का डायरेक्शन। और दूसरी बात करें, अगर निगेटिव आ जाता है वाई तो इसकी प्लॉटिंग ऐसे हो गई साहब, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निगेटिव में तो निगेटिव में, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव में तो पॉजिटिव में। इस तरह से प्लस चार्जेस या माइनस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड प्लॉट कर सकते हैं। अब एक बड़ा अच्छा सवाल है जो मैं करना चाहूंगा, जिससे फंडा बहुत ही अच्छा क्लियर होता है। तो चलिए वो करते हैं और देखते हैं उसमें हमारे लिए क्या है। तो बहुत ही अच्छा सवाल लेते हैं बेटा। नॉर्मली ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम नीट वगैरह में पूछा जाता है, जेईई मेंस में पूछा जाता है। तो लिखा 2 पॉइंट चार्जेस ईच हैविंग चार्ज q आर प्लेस्ड ऑन द x एक्सिस एट x इक्वल टू -a एंड x इक्वल टू +a। कहने का मतलब क्या रहा कि अगर मैं इसको ओरिजिन ले लूं
ये O, तो यहां से प्लस है दूरी पर, यहां एक चार्ज रखा है जिसकी वैल्यू क्या है प्लस Q, और यहां से ही दूर यहां निगेटिव में जो x बराबर माइनस ए है यहां पे भी प्लस Q रखा है, ये x बराबर प्लस ए, तो प्लस ए माइनस ए पे ऐसे चार्ज रखा है। प्लॉट द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E ऑन द एक्स एक्सिस। E ऑन द एक्स एक्सिस प्लॉट करने का मतलब क्या है, E को प्लॉट हम y पे करेंगे लेकिन x में देखेंगे r बदल के, ये इसका मीनिंग समझिएगा, ये मत समझिएगा E को x पे प्लॉट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड y पे प्लॉट करेंगे लेकिन x पे क्या चलेगा r, कितनी दूर जा रहे हैं तो क्या हो रहा है। अब इस सिचुएशन को समझने के लिए हम लोग मैं इसको 3 रीजन में डिवाइड कर देता हूं, तो ये जिससे हम लोग आसानी से इसका ग्राफ बना सकें। इसको लिख दीजिए रीजन 1, ये हो जाएगा इनके बीच का रीजन 2 और इधर वाला साइड का रीजन 3। अब देखिए कैसा कैसा बिहेवियर होगा। अगर मैं यहां की बात करूं मैं सीधे, तो देखिए ये था हमारे पास पॉजिटिव वाला चार्ज, और पॉजिटिव वाले चार्ज का इस रीजन 1 में इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, अवे निगेटिव x डायरेक्शन में। तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड प्लॉट किधर करेंगे, निगेटिव y डायरेक्शन में, x निगेटिव में है तो y निगेटिव में, सिंपल सी बात। अब ये इसके पास में इस वाले रीजन में 1 में इसी का डोमिनेंस होगा, ये दूर है तो इसको ज्यादा डोमिनेट नहीं कर पाएगा, यही इलेक्ट्रिक फील्ड को डोमिनेट करेगा। तो ये वाली कहानी कुछ ऐसे आ जाएगी, और इसका वही कहानी मोटे तौर पर ऐसे लेके चलें आप, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड मोटे तौर पे ऐसे ऐसे बन जाएगा जो आपके सामने बना हुआ है। इसके रीजन 3 की बात करें, कोई और कलर इस्तेमाल करें जिसे साफ तौर पे आपको दिखाई पड़े। यहां पर बात करें तो यहां पर डोमिनेंस नंबर 3 पर इस प्लस Q का होगा। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है, देखिए E का डायरेक्शन अवे है पॉजिटिव x की तरफ, तो पॉजिटिव x तो पॉजिटिव y में इलेक्ट्रिक फील्ड प्लॉट कर दीजिए, कितनी आसानी से प्लॉटिंग हो गई। देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड की प्लॉटिंग हो गई, पकड़ पा रहे होंगे। इन दोनों के बीच का खेल हुआ। अब इन दोनों के बीच के खेल में क्या होगा, प्लस Q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा। अगर मैं इसकी चर्चा करूं, दोनों इक्वल हैं, तो ये जो इसको नाम दे देते हैं A और इसको नाम दे देते हैं B, ब्लैक कलर लेंगे। देखिए तो ये मारेगा इस तरफ अवे, और ये अवे मारेगा EB इस तरफ, दोनों एक दूसरे से विपरीत दिशा में इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे, और इस सेंटर पॉइंट पर आप जब पहुंचेंगे तो दोनों की वैल्यू होगी बराबर। तो जब बराबर होगी तो यहां पर 0 होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो पक्का है। अब जब आप इसके पास रहेंगे, इसके पास इस रीजन में, तो इस रीजन में इसका डोमिनेंस होगा, तो जब डोमिनेंस होगा और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव x डायरेक्शन में है, तो ये बनेगा ग्राफ कुछ ऐसा, ठीक। अब इसके बाद जब यहां के बाद इधर आएंगे तो इसका डोमिनेंस हो जाएगा, तो ये ग्राफ बनेगा कुछ ऐसा। बहुत अच्छा ग्राफ तो नहीं खींच पाया हूं मैं, ऐसे ग्राफ जाएगा। 2-3 लाइनें गाड़ी गाड़ी कर दी, समझ पा रहे होंगे। ये वेरिएंस मोटे तौर पे 1/r² और E इज प्रोपोर्शनल टू 1² चलेगा, यहां पर दोनों की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो ये इसकी प्लॉटिंग, जो ये ब्लैक कलर से, मैं सभी को ब्लैक कर देता हूं जिससे आप अंदाजा ले सकें, ये जो ब्लैक कलर से मैंने प्लॉटिंग की है ये इलेक्ट्रिक फील्ड वाली प्लॉटिंग है। तो इस तरह से आप इसको प्लॉट कर सकते हैं। इंटरेस्टिंग सेकंड पार्ट भी है, लेकिन अभी जो समझ पाए वो समझना चाहिए। इसमें से देखिए ये तो दोनों प्लस थे, अगर कोई इनमें से एक माइनस हो तो भी कोई तकलीफ नहीं है। देखिए बहुत आसानी से कर सकते हैं, ये समझ गए तो मैं यही बना दूं, यही बना देता हूं। तो मैं यहां पर, ये तो प्लस प्लस वाले के लिए हो गए, सपोज करिए कि यहां पर अलग ही बना देना चाहिए शायद, क्योंकि कुछ बच्चे कंफ्यूज किसी हालत से नहीं हो। तो चलिए मैं फटाफट दिखाता हूं, रफ आइडिया देता हूं आपको। यहां पर सपोज करते कि यहां पर हम कहीं रख देते -Q और यहां रख देते +Q, कोई टेंशन नहीं थी, इसमें कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। इसको भी रीजन में डिवाइड कर लें आप। अब यहां पर देखिए इसका डोमिनेंस इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, इस तरफ, निगेटिव y की डायरेक्शन में, तो निगेटिव में ये इलेक्ट्रिक फील्ड खिंच गया इधर। इधर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, इधर की बात करिए अपनी तरफ निगेटिव वाली डायरेक्शन में, तो ये निगेटिव वाली डायरेक्शन में बन गया इलेक्ट्रिक फील्ड। कुछ भी नहीं, एकदम बिल्कुल
आसानी से देख पा रहे होंगे, ये यहां पर माइनस होने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, इधर है, अपनी इधरी तरफ तो है, निगेटिव एक्स, और ये पॉजिटिव था तो निगेटिव एक्स, इसलिए इधर खींच दिया, और यहां पे गए तो इस तरफ ऐसे खींच दिया हमने, और तो कुछ कर नहीं सकते हैं। यहां आ जाइए, यहां पर जब आप पहुंचेंगे तो प्लस क्यू की वजह से आप देखेंगे इलेक्ट्रिक, इसको 1 दे दो, इसको 2 लिख दो, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा E1 इस डायरेक्शन में, और ये भी अपनी तरफ खींचेगा, तो E2 वाला भी इसी डायरेक्शन में मिलेगा, यानी कि जीरो नहीं होगा, दोनों ऐड होंगे यहां पर मिड वे में। ये जब इसके पास रहोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है ऐसे, पॉजिटिव एक्स में, ये ओरिजिन है पॉजिटिव एक्स में, तो ये पॉजिटिव एक्स में चले गए हम लोग, और उसके बाद निगेटिव में तो इसका डायरेक्शन अगेन पॉजिटिव में, तो ये भी पॉजिटिव में, तो कुछ इस तरह की वैल्यू बनेगी। ये देखिएगा कैसे, यहां पे जीरो टच मत कराना क्योंकि जीरो नहीं होगा, E1 E2 कैंसिल नहीं कर रहे हैं, कुछ ऐसे करके ग्राफ आएगा, तो ये ग्राफ ऐसे आ गया, इधर वाला इधर, इधर वाला इधर। बहुत सिंपल सी बात है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस एक्स में है तो प्लस वाई में प्लॉट कर दो, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस एक्स में है तो माइनस वाई में प्लॉट कर दो, खेल हो गया खत्म। ये देखिए प्लस और माइनस हुए तो इस तरह से प्लॉटिंग कर लीजिए। अब इसमें से कोई मान लीजिए डोमिनेटिंग नेचर का हो जाएगा तो भी आप आसानी से कर सकते हैं, कोई उसमें टेंशन नहीं है। मान लीजिए एक प्लस क्यू है और एक मान लीजिए प्लस 2q है, ले लीजिए, तो सेंटर में जीरो नहीं मिलेगा, कहीं और कुछ खेल हो जाएगा। उसमें क्या है, ये रीजन बना दीजिए, 3 रीजन। यहां डोमिनेंस की बात करेंगे, इस रीजन में नंबर 3 में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे है, इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस डायरेक्शन में है, माइनस एक्स के, तो ये माइनस में प्लॉटिंग कर दी। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड अगेन पॉजिटिव एक्स में है, तो ये पॉजिटिव वाई में प्लॉटिंग हो गई। बात पकड़ में आ रही होगी। इन दोनों के बीच में आइए, अब यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगा क्योंकि इसकी वैल्यू अलग है, ये ज्यादा पावरफुल है, तो ज्यादा पावरफुल अगर है तो कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड यहां कहीं जीरो होगा, जब ये दोनों को बैलेंस कर पाए। अपने पास आओगे तो इसका डोमिनेंस है ये, और ये यहां से डोमिनेंस कुछ ऐसे रखेगा तो ये वैल्यू बन गई। देखिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि यहां पर जब आओगे तो ये डोमिनेट कर जाएगा, ये वीक पड़ जाएगा, तो जीरो नहीं होगा। जीरो होने के लिए इसके क्लोजर इससे अवे चाहिए, तो ये हो गया। यहां पर डायरेक्शन आप देख ही रहे हैं, इसका डायरेक्शन किधर है, इस डायरेक्शन में, निगेटिव वाई डायरेक्शन में, निगेटिव एक्स डायरेक्शन में, तो निगेटिव बन गया। इसका डायरेक्शन क्या, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, तो पॉजिटिव बन गया। इस तरह से ग्राफ बन गया। कोई भी ग्राफ आए निसंकोच बहुत ही शानदार तरीके से आप बना सकते हैं। अब मजेदार बात क्या, ये तो एक्स डायरेक्शन में ग्राफ रहा। अब इसी का सेकंड पार्ट मेरे ख्याल से स्लाइड मैंने डाली है, यहां देखते हैं बेटा, सेकंड वाले पार्ट को देखते हैं और समझते हैं। तो इस पार्ट में इंटरेस्टिंग बात क्या है कि E ऑन वाई एक्सिस लिखा है, यानी अब आप वाई में ऊपर और नीचे जा रहे हैं, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड को हमें रिप्रेजेंट करना है। ठीक, तो आप x की वैल्यू y में जा रहे हैं, लेकिन प्लॉटिंग x करेंगे x डायरेक्शन में इधर ही, और इलेक्ट्रिक फील्ड करेंगे y डायरेक्शन में ही। समझना मेरी बात। खैर पहले आपको सिचुएशन हैंडल करवाते हैं। तो ये ओरिजिन रख लीजिए जैसा रखा सिचुएशन बोली थी, यहां प्लस q और यहां कहीं माइनस q। ये है डिस्टेंस x बराबर माइनस है और ये डिस्टेंस है x बराबर प्लस है। आप किस दिशा में मूव कर रहे हैं, इस ओरिजिन से इस दिशा में मूव कर रहे हैं। किसी पॉइंट P पर अगर आप आते हैं तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड, ये दोनों प्लस ही चार्ज हैं, प्लस, तो यहां पर इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा ये इस डायरेक्शन में होगा, जिसे मुझे कुछ नाम देना हो तो नाम कर सकते हैं। इसको A बोल दो, इसको B बोल दो, तो इसे मैं EA कह देता हूं और EB का डायरेक्शन इधर होगा। देख पाए आप। अब क्या होगा, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे हैं, ये डिस्टेंस देखिए सेम है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है, सेम आ गया, तो दोनों की वैल्यू बराबर होगी। वैल्यू बराबर होने पे इनके अगर कंपोनेंट ले लें, मैं इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में कंपोनेंट ले रहा हूं, कोई भी ये वैल्यू थीटा ले लो तो इसे लिख दो EA cos थीटा, और ऊपर वाली वैल्यू हो गई EA sin थीटा। यहां पर अगर वैल्यू का जिक्र करूं इनका, तो ये वैल्यू हो गई थीटा, तो ये EA cos थीटा, और ये अपोजिट डायरेक्शन में, ये इधर डायरेक्शन में EA sin थीटा।
तो यहां पर देखिए ई ए कॉस थीटा एक दूसरे को कैंसिल कर गए और ये ई ए साइन थीटा ऐड हो गया। तो ये क्या हुआ, ई ए साइन थीटा, क्योंकि मैग्नीट्यूड दोनों का बराबर है इसलिए ई ए लिख दे रहा हूं, और वैल्यू आ गई कितनी, 2 साइन थीटा। तो ये डायरेक्शन किधर मिला, नेट रिजल्ट मिला इधर। और इसी तरीके से यहां की चर्चा करेंगे तो नेट रिजल्ट मिलेगा इधर, बाकी दोनों कंपोनेंट कैंसिल हो जाएंगे। तो इतनी बात हमें समझ में आनी चाहिए थी। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर मिल रहा है और इसका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस एक्सेस पे इधर मिल रहा है। अब देखते हैं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है कितनी। तो यहां पर मैंने जो 2a साइन थीटा लिखा है, ऊपर वाले की बात करूं, फॉर्मूला लगा देते हैं ई नेट के लिए। क्या था, ई नेट। तो ई नेट लिखा और 2 लिख दीजिए। ई ए का मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, ये जो चार्ज क्यू था, क्यू अपॉन आर स्क्वायर। आर कितना है, दिस इज, ये लेंगे वैल्यू। तो यहां पर अगर मैं y लेता हूं इसको, और ये तो a था ही, तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई, √a² प्लस वाई स्क्वायर। तो √a² प्लस वाई स्क्वायर का आप स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू क्या मिल जाएगी, a² प्लस वाई स्क्वायर। इस आर स्क्वायर की बात कर रहे हैं, आ गई वैल्यू। ऊपर साइन थीटा का जिक्र करते हैं, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, दिस एंगल इज थीटा, तो दिस एंगल इज ऑल्सो थीटा। अब साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज हो गया √a² प्लस वाई स्क्वायर। अब इसको यहां पर लगा दीजिए, y अपॉन √a² प्लस वाई स्क्वायर। देखना बहुत सरल है, ये सब बहुत आसान चीजें हैं। ई नेट निकाला, अब इन दोनों को एडजस्ट करते हुए लिखा जा सकता है 2qy अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट a² प्लस वाई स्क्वायर की पावर 1 और आधा 3/2। ये देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड की कहानी इस तरह से निकलते हुए दिखाई पड़ रही है इस सिचुएशन में। यहाँ ये जो हैंडलिंग हुई, अब यहाँ पर हम जो ग्राफ प्लॉट करने के विचार में हैं, पहले हम ये देख लेना चाहते हैं कि यहाँ इसका मैक्सिमम मिनिमम कहाँ पड़ेगा। तो ये देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर और ये नीचे थी, उसकी चर्चा भी करेंगे बाद में। अब यहाँ पर लेके चलो, फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड जो तीसरा पार्ट था मैक्सिमम मिनिमम के लिए, ये देखिए तीसरा पार्ट जो इसमें है वह फाइंड द पोजीशन ऑन द एक्सिस वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज मैक्सिमम, यही डील कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम मिनिमम निकालने के लिए फॉर मैक्सिमम अब मिनिमम, जो मैथमेटिक्स पढ़ते हैं मैक्सिमम मिनिमम वो तो समझ ही रहे होंगे, बाकी बायो वाले बच्चे भी समझें, हमें इसको डिफरेंशिएट करना होता है ई नेट को y के जो वेरिएबल पॉइंट है यानी y के रिस्पेक्ट में, और 0 के बराबर पुट करेंगे तो वो क्रिटिकल पॉइंट्स मिलते हैं जहां पर मैक्सिमम मिनिमम आ सकता है। इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे, बड़े आराम से डिफरेंशिएट भी कर सकते हो। देखिए इसको डिफरेंशिएट अगर हम लोग करें तो 2q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट था, d अपॉन dy मैं एक बार लिख रहा हूं, y अपॉन a² प्लस वाई स्क्वायर की पावर 3/2 को डिफरेंशिएट करना है। आगे देखिए बहुत आसानी से 2q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आप कोशेंट का डिफरेंशिएशन जानते हैं, नीचे डिनोमिनेटर का स्क्वायर, फिर डिनोमिनेटर इनटू न्यूमिनेटर यानी y का डिफरेंशिएशन, तो y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1। फिर आप क्या करेंगे, फिर लिखेंगे माइनस न्यूमिनेटर इनटू डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन इसका, तो इसका डिफरेंशिएशन जब करने जाएंगे तो क्या मिलेगा n, और फिर a² प्लस वाई स्क्वायर का 3/2 माइनस 1, और फिर वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन विच इज 2y। ये देखिए वैल्यू निकल के आई है, इसमें कोई भी परेशानी वाली बात नहीं है। इसको हैंडल जब करेंगे तो ये भी हैंडल करना बहुत आसान है, मैं करके दिखा रहा हूं, आप स्किप भी कर सकते हैं इसको बायो वाले बच्चे। बाकी इसमें कोई, इसको जब 0 के बराबर पुट करोगे तो ये सब कांस्टेंट है, नीचे से मतलब नहीं, ऊपर वाली वैल्यू 0 के बराबर आनी चाहिए। तो देखते हैं वैल्यू क्या आती है, a² प्लस वाई स्क्वायर की पावर 3/2 माइनस
2 से 2 कट गया हमारा, ये बचा वाई स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 3/2 में 1 गया तो 1/2 इज इक्वल टू 0। रूट वाला हिस्सा बाहर ले लीजिए, रूट ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ले लिया बाहर, यहां क्या बचा ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, -1 घटाएंगे तो केवल रूट बचेगा, माइनस, तो बेटा यहां पर देखिए 3 था तो ये 3 आ जाएगा यहां, तो ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर, इसको अगर आप 0 के बराबर इक्वेट करेंगे तो आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। और यहां से अगर आप वैल्यू निकालेंगे बेटा तो y की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस ए अपॉन रूट 2। तो y प्लस माइनस ए रूट 2 का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि जब आप यहां से बढ़ते बढ़ते ये डिस्टेंस प्लस ए रूट 2 लेंगे तो यहां पर मैक्सिमम मिलेगा, और ये ई उसके अपोजिट डायरेक्शन में है इसलिए वहां पर एक जगह मिनिमा मिलेगा। अब इसका मैं ग्राफ प्लॉट कर देता हूं और ग्राफ से हमें समझ में आएगा कि कहानी क्या है। तो चलिए इसके ग्राफ की प्लॉटिंग करते हैं हम लोग बेटा। तो यहां पर देखिए प्लॉटिंग में ये मैं ग्राफ ऐसे प्लॉट करता हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड हम y एक्सेस पे ही दिखाएंगे, y एक्सेस पे हम लोग मूव कर रहे थे लेकिन वो हम लोग y की डायरेक्शन में दिखाएंगे, या आप कह सकते हैं इधर मैं y कर देता हूं और इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं इस तरीके से प्लॉट करता हूं। जैसे जैसे आप इस सिचुएशन में ऊपर जा रहे थे प्लस क्यू और प्लस क्यू, ये ओरिजिन, तो जैसे जैसे आप अवे जा रहे थे, ये y दूर जा रहे थे, तो क्या हो रहा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन तो इधर था पॉजिटिव y में, लेकिन साथ में वो धीरे धीरे कम हो रहा था। तो कम होने का मतलब यहां शुरू करेंगे तो पहले धीरे धीरे बढ़ेगा, क्योंकि प्लस ए अपॉन रूट 2 पर मैक्सिमम जाना है, तो प्लस ए अपॉन रूट 2 इधर प्लॉट किया, यहां पर वो धीरे धीरे ऐसे बढ़ेगा और बढ़ के फिर धीरे धीरे ऐसे घटेगा। और इसी तरीके से बात करें तो इस पॉइंट पर माइनस ए रूट 2 पर उसकी वैल्यू मिनिमम होनी है। तो मिनिमम होने का मतलब है मुझे इधर ऊपर लिख देना चाहिए था इससे, तो ये बीच में नहीं आता। अब यहां पर अगर प्लॉट करेंगे तो ये कुछ वैल्यू ऐसे जाएगी, ये देखिए यहां पर माइनस ए रूट 2 और यहां पर प्लस ए रूट 2 आएगा। ई वाई का डायरेक्शन हमने इधर दिखा रखा है, ये प्लॉटिंग हो जाएगी वाई एक्सिस पर। ऐसे लेके चलना, मिला मत देना, यहां पर इस तरीके से प्लॉटिंग होगी। जब आप शुरू करेंगे यहां पर तो धीरे धीरे ये इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा, एक पोजीशन आएगी ए रूट 2 पर जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम हो जाएगा यहां, और उसके बाद और ऊपर जाएंगे तो ये डिक्रीज करने लगेगा, ये डिक्रीज करने लगेगा। ले देके यहां बात करते हैं हम लोग, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की सिचुएशन क्या बनेगी बेटा? यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी विपरीत दिशा में है, y की निगेटिव डायरेक्शन में, तो निगेटिव, ये पॉजिटिव डायरेक्शन में बनाया था तो ये निगेटिव डायरेक्शन में बनाया, और माइनस ए बाई 2 पर मिनिमम कह लीजिए या अपोजिट डायरेक्शन में मैक्सिमम, और फिर घट गया। इस तरीके से इसकी प्लॉटिंग की जा सकती है और ये सीखना भी बहुत जरूरी है। अब छोटी छोटी कुछ बातें और समझ लेते हैं जो बहुत ही बेसिक है लेकिन हमें समझ में आनी चाहिए। ये हम लोगों ने कर लिया था प्लॉटिंग वाई एक्सिस वाला। और इलेक्ट्रिक फील्ड ओबे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ओबे करता है। मतलब एक पॉइंट P पर अगर हमारे 3 चार्जेस हैं Q1, Q2 और Q3, तो ये तीनों जो जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहे हैं उसको वेक्टोरली हमको जोड़ना पड़ेगा। तो यहां पर आप ई नेट या EP का जिक्र करें तो इसको E1 प्लस E2 प्लस E3 आप कह सकते हैं। इसी को बोलते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। कोई स्पेशल चीज नहीं है, जो जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहे हैं वेक्टोरली उनको ऐड कर दीजिए। एक छोटी सी बात और कर लेते हैं हम लोग कि कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन में बातचीत की जाए। तो देखिए कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे पास लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन एक होता है, लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन, फिर आप एरियल डिस्ट्रीब्यूशन कह सकते हैं, और फिर वॉल्यूमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन कह सकते हैं वॉल्यूम के हिसाब से। एग्जाम्पल के तौर पे, क्योंकि हमारा जो लॉ है इलेक्ट्रिक फील्ड या कूलॉम्स लॉ, वो पॉइंट चार्जेस के लिए है। भाई ये जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड भी लिखा था ये किसी पॉइंट चार्ज के लिए होता है। अगर मान लीजिए कोई स्टिक आ जाए लीनियर
चार्ज आ जाए, तो लीनियर चार्ज के लिए हम सीधे ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये कैसा हो गया, कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन। माइक्रोस्कोपिक लेवल पर, यानी बड़े लेवल पर, माइक्रोस्कोपिक लेवल पर चार्ज क्योंकि बहुत छोटे होते हैं, इलेक्ट्रॉन के बराबर ही छोटा चार्ज है। 1 कूलाम चार्ज बहुत बड़ा चार्ज होता है, हमने एक एग्जांपल में लगाया भी था। 1 कूलाम चार्ज को ट्रांसफर करने के लिए बहुत तेजी से भी करेंगे तो 200 साल लग रहे थे बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन ले जाने पर। तो चार्ज इज सो हैवी, तो चार्ज इज सो बिग, हैवी नहीं बोलना चाहिए। तो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जो छोटे छोटे चार्जेस हैं इलेक्ट्रॉन वाले, उसको हम कॉन्टिन्यूअस मान लेते हैं, और यहां पर हम लीनियर डेंसिटी को लैम्डा से शो करते हैं। लैम्डा का मतलब कितना है, टोटल चार्ज, टोटल क्यू अपॉन टोटल लेंथ। मान लीजिए कोई स्टिक है जिसकी लंबाई L है और चार्ज आपने Q दिया है, तो लैम्डा की वैल्यू Q अपॉन L हो जाएगी। यहां कोई सर्कुलर अगर बात कर रहे हैं तो आप उसको, जैसे ये दे रखा है केवल रिंग है और ये इसका रेडियस R है, टोटल चार्ज इस पे Q है, तो आप इसको Q अपॉन 2 पाई R कर दीजिए। ये लैम्डा क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी। लैम्डा इज लीनियर चार्ज डेंसिटी। ये कहानी इससे बन जाएगी। आगे बात करें एरियल में, तो एरिया की बात आती है, इसको हम लोग लिखते हैं सिग्मा से, तो इसको एरियल चार्ज डेंसिटी कहा जा सकता है। एरियल चार्ज डेंसिटी यानी टोटल चार्ज अपॉन टोटल एरिया। अगर कोई स्फीयर है तो स्फीयर का रेडियस R है, तो आप इसको Q अपॉन 4 पाई R स्क्वायर, जो इसका सरफेस एरिया होता है, उसके बराबर कर देंगे तो सिग्मा की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह वॉल्यूम में अगर स्फीयर है और इसे हम रो से डिनोट करते हैं, टोटल चार्ज अपॉन टोटल वॉल्यूम, तो टोटल चार्ज Q है। अगर मैंने स्फीयर ले लिया है तो 4/3 पाई R क्यूब लेना होगा, अगर इस पे चार्ज सब ऐसे यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी अगर ऐसे भर रखी है। ये इसलिए बता दिया कि कई बच्चे सोचते हैं कैसे करें, सवाल लेके आगे हम लोग करेंगे, लेकिन ये जो जब कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो लीनियर चार्ज डेंसिटी, एरियल यानी एरिया के हिसाब से चार्ज डेंसिटी और वॉल्यूम के हिसाब से चार्ज डेंसिटी लेके चलते हैं। बहुत ही सरल होता है ये, कुछ इसमें है नहीं। टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ लीनियर, टोटल अपॉन सरफेस एरिया एरियल, टोटल अपॉन वॉल्यूम वॉल्यूमेट्रिक, बात खत्म। और उसको फिर हैंडल करेंगे डिफरेंट सिचुएशंस में। तो मुझे उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको काफ़ी फ्रूटफुल लगा होगा। इन लेक्चर्स को सीरियल वाइज अगर आप देखते जाएंगे तो बोर्ड्स में तो बहुत सुंदर नंबर आएंगे ही, साथ में जेई और नीट में भी आपका सिलेक्शन जरूर होगा फिजिक्स को लेके। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट।